थॉर लव एंड थंडर के अंदर हमें भले कितनी ही चीज़ें बुरी क्यों ना लगे हों, चाहे वो गॉर के हवाले से हो या किसी और हवाले से क्यों ना हो, लेकिन ये बात तो हम सबको ही माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग को किया गया है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंडिंग हो गई है एमसीयू के अंदर। और इसका पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन था जो कि फ्यूचर की तरफ एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी लाइन को हिंट कर रहा है। सो गाइस, दिस इज पीटागर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग एक्सप्लेन और साथ साथ इसके जो दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने थॉर लव एंड थंडर को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके मूवी देख लीजिएगा, उसके बाद मेरी इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर हम मूवी के बड़े हिस्से को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एंडिंग की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ी सी मूवी की जो है ओवरऑल स्टोरी और प्लॉट को डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसकी कहानी की शुरुआत हमारे पास जो होती है मूवी की वो गॉर द गॉड बुचर के साथ ही होती है, जो कि इस वक्त गॉड बुचर नहीं बना होता है बल्कि वो अपने प्लेनेट के ऊपर अपनी बेटी को बचाने की कोशिशें कर रहा होता है और अपने गॉड से दुआएं मांग रहा होता है। लेकिन तभी उसको अचानक एक अजीब गरीब आवाज़ आती है जो कि इसको अपनी तरफ खींच रही होती है और जैसे ही वो उस आवाज़ को सुनते हुए जाता है तो वो एक तरह की अलग रियल्म के अंदर घुस जाता है, जो कि वो रियल्म होती है जहाँ पे गॉर के गॉड्स रहा करते हैं, जहाँ पे उसका एक सन गॉड मौजूद था जो कि वहाँ पे नेक्रोसॉर्ड के वील्डर को जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि गॉड जब उनसे सिफारिश करता है, उनको बताता है कि वो उनका भक्त है, तो वो सारे के सारे गॉड्स उसके ऊपर हंसते हैं। तो यहाँ पे हमें गॉड्स का वो एरोगेंट फेस नजर आता है जिसकी वजह से गॉड ने इस बात की कसम खाई थी कि अब वो इस दुनिया के अंदर किस यूनिवर्स के अंदर किसी भी गॉड को नहीं छोड़ेगा और वो सबको ही जान से मार डालेगा। और ये देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से गॉड की मोटिवेशन सही भी है क्योंकि उसने अपनी बच्ची खो दी सिर्फ इस चक्कर में कि उसके गॉड्स उसको बचाएंगे। और लेकिन वो गॉड्स इतने ज़्यादा एरोगेंट है कि उसको हौसला देने, उसको अच्छे रास्तों पे चलने की बजाय उसको इतनी बुरी तरीके से जलील करते हैं कि बेसिकली वहीं से वो नेक्रोसॉर्ड उठा के उसी गॉड का काम तमाम कर देता है। और हमारी स्टोरी इसी के अराउंड घूमने वाली थी कि किस तरीके से गॉड इस यूनिवर्स के अलग अलग गॉड्स को, अलग अलग पैंथियंस के गॉड्स को मारने पर निकल चुका है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जब थॉर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ होता है तो उसको अलग अलग गॉड्स के नज़ारे नजर आते हैं। और यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा तो इसमें से 2-3 शॉट्स तो बिल्कुल गॉर द गॉड बुचर वाले कॉमिक्स से लिए हैं जिसको मैंने अपने मेन चैनल के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से शेयर किया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहीं पे थॉर को लेडी सिफ की शक्ल नजर आती है जो कि अपने बिल्कुल एक कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के अंदर नजर आ रही होती है और वो यहाँ पे थॉर से मदद मांगती है। और थॉर जब उसको पता करने के लिए वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि फलिंगार द बीहीमत, जो कि एक बहुत ही बड़ा गॉड है और कॉमिक्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके का है, उसको भी यहाँ पे गॉर ने आगे जान से मार दिया है। तो हम यहाँ पे समझ चुके थे कि गॉर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन चुका है जो कि गॉड्स को मारते हुए आ रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेन प्लॉट था इस पूरी की पूरी मूवी का वो इटर्निटी यानी कि कॉस्मिक एंटिटी इटर्निटी से जाके लिंक हो रहा था। और सच कहूँ तो ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इटर्निटी जैसी इतनी बड़ी कॉस्मिक एंटिटी को थॉर लव एंड थंडर के अंदर एज अ मेन प्लॉट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से इटर्निटी को इस्तेमाल किया गया है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो इटर्निटी, इन्फिनिटी, वॉचर, दैट और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कॉस्मिक एंटिटीज और कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं जो कि स्पेस एंड टाइम के अलग अलग चीज़ों को एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह से अगर हम इटर्निटी की बात करें तो इटर्निटी बेसिकली पूरे के पूरे स्पेस और टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो भी इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। और उसी तरह से इटर्निटी जब हमारे सामने आता है तो बिल्कुल एक यूनिवर्स की तरह ही दिख रहा होता है क्योंकि लिटरली जिस यूनिवर्स के अंदर हम रहते हैं उस पूरी की पूरी यूनिवर्स को ही इटर्निटी कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे किस तरीके से इटर्निटी को बताया गया कि वो एक यहाँ पे विशिंग बॉक्स की तरह है कि जो कोई भी इटर्निटी को पहले खोज लेगा उसके पास जाके अपनी कोई भी विश मांगेगा तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कॉमिक्स में दूर दूर तक ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि इटर्निटी काफ़ी पावरफुल बीइंग है, वो जो चाहे कर सकती है, उसकी भी कुछ लेकिन लिमिटेशंस होती हैं। वो कभी भी कॉस्मिक बैलेंस को बिगाड़ने के लिए ऐसे काम नहीं करेगी जिससे पूरी की पूरी यूनिवर्स का कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ जाए क्योंकि इन दी एंड वो पूरी की पूरी कॉस्मोस जो है वो खुद इटर्निटी ही है। अगर वो कोई ऐसा स्टेप लेगा कि जिसकी वजह से कॉस्मोस को नुकसान पहुंचेगा तो इन शॉर्ट वो उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। और इटर्निटी कॉमिक्स के अंदर हमारे सामने तभी आता है कि जब पूरी की पूरी यूनिवर्स या मल्टीवर्स को खतरा होता है किसी बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज़ से। प्लॉट की जो सबसे ज़्यादा बात जो कि मुझे अब तक उलझा रही है वो ये है कि किस तरीके से इटर्निटी को एक्सेस करने के लिए जिस चाबी की गौर को ज़रूरत होती है वो कुछ और नहीं बल्कि बायफ्रॉस्ट होता है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से बायफ्रॉस्ट अब थॉर के हैमर स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से उसको एक्सेस कर सकता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो गौर को इस पूरी की पूरी चीज़ को पाने के लिए थॉर के एक्स यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो सारे के सारे बच्चों को किडनैप करके अपनी शैडो रियल्म के अंदर ले जाता है ताकि थॉर को वहाँ पे बुला के उसका एक्स उससे छीन सके। तो मुझे यही बात सबसे ज़्यादा उलझा रही है कि किस तरीके से एक यूनिवर्स के सेंटर के अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि एक तरह का विशिंग बॉक्स है जिसके अंदर जो भी जाए अपनी विश मांगे वो पूरी हो जाएगी और उसको खोलने की चाबी उन्होंने बायफ्रॉस्ट को रखा है। तो आखिरकार ऐसा ही क्यों? मतलब इसके अलावा यूनिवर्स में ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जिसको चाबी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा था इस पूरी की पूरी मूवी के प्लॉट के अंदर कि दरअसल ज़्यूस का जो थंडर
बोल्ड है वो एक चाबी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यूस एक बहुत ही बड़े गॉड है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। उनको गॉड्स ऑफ द गॉड्स कहा जा रहा था। बड़े बड़े गॉड जो है वो बेसिकली उनकी बातों को सुनते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो वही उसकी चाबी को रखने के हकदार भी थे। लेकिन बायफ्रॉस्ट को उसकी चाबी बना देना ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर हम 5-6 साल पहले चले जाएं तो स्टॉर्म ब्रेकर तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर एग्जिस्ट नहीं करता था तो तब ये इटर्निटी का दरवाजा किस तरीके से खुलता? क्या हेमडाल इसको एसगार्ड पे से बैठ के बायफ्रॉस्ट के जरिए खोलता या किस तरीके से? खैर, इन सारे के सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के ऊपर हम अपनी अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी हम अपने प्लॉट के ऊपर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि किस तरीके से थॉर यहाँ पे उस इन्फिनिटी के टेंपल के अंदर थंडरबोल्ट को लेकर पहुंचता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर गॉर तो लेके जा चुका होता है और म्योनियर इस वक्त माइटी थॉर की रक्षा कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर यहाँ पे उस अपनी थंडरबोल्ट और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उनके अंदर अपनी थॉर की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और मैं कहूँगा सच में लव एंड थंडर की जो पूरे की पूरे सीन था इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से खुश करा। मतलब यहाँ पे वो जो थॉर वाली पूरी कॉमिक वाली फील होती है ना, वो मुझे आना शुरू हो गई थी। जिस तरीके से वो बच्चे पूरे के पूरे बिजली से चमक रहे थे और इतने छोटे छोटे खिलौनों का इस्तेमाल करके गौर की फौज से मुकाबला कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। हाँ, इन सब के अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गौर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया गया और उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से फिर थॉर वहाँ पे अब इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर गौर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अकेले उसको नहीं रोक पाता है। तो तभी माइटी थॉर वहाँ पे अपनी एंट्री मारती है और ज़बरदस्त तरीके से वो दोनों मिलकर जब मुकाबला करते हैं तो वहाँ पे वो स्टॉर्म ब्रेकर को उस दरवाजे से हटा देते हैं जो कि वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो गौर की नेक्रोसॉर्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसके जरिए गौर जो वहाँ पे जैसा कि उसकी अब नेक्रोसॉर्ड जा चुकी होती है तो वो ऑलरेडी मरने के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल आके खड़ा होता है कि ये नेक्रोसॉर्ड वाली जो कहानी है वो कैसे है, क्योंकि हमने व्हाट इफ के अंदर देखा था कि जो हेला की सॉर्ड है वो नेक्रोसॉर्ड है। तो एक और हमारे पास सवाल खड़ा हो गया इस पूरी की पूरी एंडिंग के अंदर ही, तो इसको भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें दरअसल ये बात पता चलती है कि दरअसल कि स्टॉर्म ब्रेकर ने इटर्निटी का दरवाजा खोल दिया है। और जब हम देखते हैं कि हमारा थॉर और माइटी थॉर दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि माइटी थॉर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह मरने के बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो तभी उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गौर जो है वो सीधा इन्फिनिटी के दरवाजे के अंदर अपने कदम रखता है उसको एक्सेस करने के लिए। और अगले पल हम बिल्कुल एक ऐसी जगह के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि सोल वर्ल्ड की तरह हमें नजर आ रही होती है, लेकिन व्हाइट कलर की होती है। और हम देखते हैं कि गौर यहाँ पे एक बीइंग के आगे बैठा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इटर्निटी है। और सच कहूँ कि इटर्निटी के लुक को जो यहाँ पे दिया गया है मैं उसका फैन होकर रह गया हूँ। बिल्कुल ये कॉमिक एक्यूरेट और इसकी डिपिक्शन हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई है कि अगर इटर्निटी हमारे सामने आएगी तो वो कैसे लगेगी, क्योंकि इटर्निटी पूरी की पूरी यूनिवर्स है जिसके अंदर आप बिलोंग करते हो, जिसके अंदर आप रहते हो। और इस वक्त ये जो वाइड स्पेस है ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा वॉइड है जो कि हमारी यूनिवर्स के बाहर है। और लिटरली गौर इस वक्त यूनिवर्स से विश कर रहा है कि उसको क्या चाहिए। और हम जानते हैं इस बात को कि गौर की विश यही थी कि वो सारे के सारे गॉड्स को मार डाले, लेकिन जब वो थॉर और जेन के प्यार को देखता है और थॉर जब उसको समझाता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि बदला ही सब कुछ नहीं है। वो चाहे तो इटर्निटी से अपनी बेटी को मांग सकता है और वो बेटी उसकी यहाँ पे खुशी खुशी रह सकती है। और हम देखते हैं कि गौर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो लिटरली यहाँ पे अपनी बेटी को इटर्निटी से वापसी मांगता है। अब ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ कर रहा था कि यहाँ पे गौर के कैरेक्टर को उन्होंने आखिर में अच्छा कर दिया और उसने सारे के सारे बुरे काम छोड़ के अच्छाई के राह पे चले गया और इन दी एंड अपनी बेटी की गोद में उसकी डेथ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब इटर्निटी उसकी बेटी को जिंदा करती है तो हमें साये के अंदर इटर्निटी की शक्ल नजर आ रही होती है जो कि उसकी बेटी के रूप में आ चुकी है अब। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जहाँ पे जब ये सारी की सारी चीज़ें एंड होती हैं तो इसका एंड को जिस तरीके से किया गया है कि थॉर अब जो है उस गौर की बेटी को अपने साथ रखने वाला है, उसकी परवरिश करेगा, उसको पालेगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा और उसको जो है आगे फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। क्योंकि हमने इस बात को देखा हमने देखा कि गौर की जो बेटी है उसके पास कुछ और नहीं बल्कि ज़बरदस्त तरीके की शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि अपनी आंखों को चमका के ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ों को शूट कर सकती है। और देखने से तो लग ही रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बीइंग बन चुकी है, क्योंकि अगले ही शॉट के अंदर हम देखें तो जब हमारी मूवी एंड होती है कि थॉर अब बेसिकली जो है म्योनियर को दोबारा से वील्ड कर रहा है, क्योंकि थॉर का और म्योनियर का जो कनेक्शन है वो जन्मों जन्मों का है। ये कल का आया स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को समझ नहीं सकता है। थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी बेटी यानी कि गौर की बेटी को हाथों सौंप देता है और वो दोनों मिलकर एक साथ सारे के सारे एलियन से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जिस तरीके से इस पूरे के पूरे सीन के ऊपर वॉइस ओवर चल रहा था गौर का और वो बताता है कि दरअसल ये है लव एंड थंडर, यानी कि जो गौर की बेटी है उसको नाम दिया गया है लव और इसी वजह से मूवी का जो टाइटल था वो लव एंड थंडर बना था। तो जब इस मूवी के एंड में इस सीन को दिखाया गया और लव एंड थंडर का टाइटल आया तो एक ऐसी सेटिस्फेक्शन वाली फील आई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लव एंड थंडर इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें माइटी थॉर भी है और थॉर और जेन का आपस में रिलेशन चल रहा है। लेकिन तब जाके ये बात समझ में आई कि आखिरकार लव एंड थंडर नाम उसके लिए नहीं बल्कि गौर की बेटी के लिए दिया गया था। और क्योंकि अब लव एंड थंडर एक साथ मिल चुके हैं तो वो एक साथ मिलके पहले से और भी ज़्यादा उधम मचाएंगे ही। तो इसी के साथ हमारी मूवी की तो एंडिंग यहाँ पे हो जाती है, लेकिन हम अपने कुछ कैरेक्टर्स की एंडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉर की बात करें जो कि थॉर का बहुत ज़्यादा
बेस्ट फ्रेंड अब बन चुका है। तो हमने देखा कि किस तरीके से उसकी बॉडी वापसी आ चुकी है और वो एक और अपने मेल स्पीशीज के साथ मिलकर अपने नए बच्चे करने की सोच रहा है। भाई इनकी दुनिया में कोई अजीब तरह के चक्कर है कि भाई हाथ पकड़ के पहाड़ में बैठ जाओ तो बच्चा लावा में से निकल जाएगा। मतलब काफ़ी एडवांस जा रहे हैं ये लोग। तो खैर अगर हम यहाँ पे बात करें वैल्किरी की, तो वैल्किरी जो है वो बेसिकली अपनी दोबारा उस किंग वाली पोजीशन के ऊपर आ गई है और एसगार्ड को संभालेगी। हमने देखा कि किस तरीके से लेडी सिफ भी अब वापसी एमसीयू के अंदर आ चुकी है काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन अब उसका एक हाथ जा चुका है। खैर वो एक हाथ के बगैर भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी वो दोनों हाथ के साथ लगती थी, तो हमें कोई परेशानी वाली तो बात है नहीं। इसी के बाद अगर हम बात करें अपनी माइटी थॉर की, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो लेडी थॉर यानी कि माइटी थॉर को इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जान से मार डालेंगे। उनका स्टोरी आर्क जो था मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और एंड के अंदर जो उन्होंने सारे के सारे सेक्रीफाइसेस वगैरह किए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो है एमसीयू के अंदर एक अच्छी थॉर बन सकती हैं। तो मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच के बैठा हुआ था फ्यूचर को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बहुत अच्छा काम भी करा एक तरह से कि उनके कैरेक्टर आर्क को यहाँ पे क्लोज कर दिया। और जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को उन्होंने चलाया इस मूवी के अंदर, उसके ऊपर भी हम आगे ज़रूर एक वीडियो बना के बात करेंगे ही। लेकिन अगर इसके बाद हम गौर की एंडिंग की बात करें तो अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि गौर की एंडिंग इसी मूवी के साथ होती है। अब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि इसके बाद शायद ही हमें कहीं गौर नजर आएगा, क्योंकि उसको एक तो उन्होंने जान से मार भी दिया है और अगर वो किसी तरीके से वापसी आ भी जाता है मल्टीवर्स के चक्कर में तो वो अलग बात है। लेकिन अगर यही वाला गौर वापसी आता है तो कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब उसने अपने सारे के सारे बदले की आग को तो वहीं बुझा दिया था और वो एक अच्छा इंसान बन गया था, जो कि मेरी नज़र में इस मूवी का सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट था, जिस वजह से मैंने इसके कुछ नंबर्स को काटा भी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एंडिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दोनों एंड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ। और अगर हम अपने एंड क्रेडिट सीन की बात करें जो कि दूसरा वाला था, उस पर हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर जेन फोस्टर जो होती हैं वो बेसिकली वैल्हैला के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ चुकी होती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि इड्रिस एल्बा का हेमडाल खड़ा हुआ होता है, जो कि उनको बताता है कि अब वो मर चुकी हैं और वो वैल्हैला के अंदर आ चुकी हैं। तो हमें ये बात बताती है कि अभी यहाँ पे हो सकता है कि लेडी थॉर की जो स्टोरी है वो एंड नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में बात की जाए तो कॉमिक्स में भी कुछ इसी तरीके से होता है। लेडी थॉर की जब यहाँ पे डेथ होती है और वो वैल्हैला के अंदर जाती है अपने सेक्रीफाइस को करने के बाद, तो वहाँ पे ओडिन उसको दरवाजों के ऊपर रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापसी जिंदा कर सकता हूँ। और ओडिन जेन फोस्टर को वापसी जिंदा भी कर देते हैं, वैल्हैला से बाहर भी निकाल देते हैं और उसके बाद जेन जो है वो बेसिकली थॉर तो नहीं लेकिन वैल्किरी के नाम से जरूर जानी जाती है। तो हो सकता है कि एमसीयू के अंदर भी वो कुछ ऐसा सेटअप कर सकते हैं और वैल्किरी यहाँ पे जेन फोस्टर को बना ही दें फ्यूचर के अंदर। लेकिन इसी के बाद अगर हम अपने पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई और नहीं बल्कि ज़्यूस नजर आते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हैं। मतलब थॉर ने जब उनको मारा तो वो मरे नहीं बल्कि बुरी तरीके से घायल हो गए थे और अब वो हील कर चुके हैं, लेकिन अब वो काफी ज्यादा इविल टून हमें दे रहे हैं और कहते हैं कि किस तरीके से इंसानों ने उनको सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया है। पहले आसमान की तरफ जब वो देखते थे तो वो ज़्यूस से बारिश और बिजली मांगा करते थे, खाने पीने की चीजें मांगा करते थे, लेकिन अब जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो वो अपने सुपर हीरोज को पुकारते हैं, आयरन मैन, थॉर को, और ये चीज़ ज़्यूस को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रखी है। तो वो इस बात का फैसला करते हैं कि अब वो वापसी अर्थ के ऊपर जाएंगे और बताएंगे कि उनके असली गॉड्स कौन है और वो क्या क्या कर सकते हैं, और साथ साथ वो थॉर को भी सबक सिखाएंगे जो उन्होंने उसके साथ किया है। और थॉर को क्योंकि वो अपना हीरो मानते हैं अर्थ वाले, तो वो उसको उठा के ज़मीन के ऊपर पटकेंगे ताकि उनको समझ में आ जाए कि असली गॉड्स कौन है। और वो ये काम किसी और को नहीं बल्कि अपने फेवरेट बेटे हरक्यूलिस को देते हैं। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे हरक्यूलिस का फर्स्ट लुक नजर आता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हरक्यूलिस वहाँ पे अपने बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के साथ साथ अपनी मेज को भी अपने हाथ में लिया हुआ होता है, जिसके जरिए अब वो बेसिकली जो है थॉर से मुकाबला करने के लिए अर्थ के ऊपर जाएगा और उसको सबक सिखाएगा जो उसने उसके फादर के साथ किया है। और इसी के साथ हमारे ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे एंड होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हरक्यूलिस की, तो मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि इसको एमसीयू के अंदर कब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि ये आज नहीं तो कल होना ही था। और मैंने अपने ब्रेकडाउन के अंदर आपसे कहा भी था कि किस तरीके से हरक्यूलिस को इंट्रोड्यूस तो कराया जाएगा लेकिन एज अ विलन करवाया जाएगा और कुछ इसी तरीके से करवाया जा सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी हरक्यूलिस को जब पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसका थॉर से मुकाबला हुआ था, वो थॉर के ही कॉमिक्स के अंदर किया गया था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी और वो एक साथ मिल गए थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि हरक्यूलिस थॉर से मुकाबला करने के लिए अर्थ के ऊपर आएगा, उनके बीच एक दमदार किस्म की फाइट होगी जो कि लिटरली अर्थ को हिला के रख देगी। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो हरक्यूलिस जो है चैंपियन ऑफ पावर माना जाता है, गॉड ऑफ द स्ट्रेंथ माना जाता है, और उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं जो है थॉर से भी ज्यादा है, लेकिन उसके पास कोई और दूसरी पावर नहीं, उसकी सबसे बड़ी पावर बस उसकी स्ट्रेंथ ही है और उसका इस्तेमाल वो बहुत शानदार तरीके से करता है और उसको देखने के लिए मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी को जब कनेक्ट किया जाएगा वो किसी थॉर की मूवी के अंदर ही किया जा सकता है, जहाँ पे हम लिटरली सारे के सारे गॉड्स की सिविल वॉर को देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे हमें इजिप्शियन गॉड यानी कि कॉन्शू वगैरह भी नजर आए और मून नाइट भी जो यहाँ पे थॉर का साथ देने के लिए इन गॉड्स को रोकने की कोशिश करेगा ही। तो ये पूरा का पूरा अब हमारे पास एक नया सागा शुरू हो सकता है जो कि गॉड्स की तरफ जा रहा है। मतलब ये पूरे के पूरे उस मल्टीवर्स वाले सागा, इनकर्जन वाले सागा, इन सबसे बिल्कुल हटके एक अलग चीज़ आने वाली है और ये मेरे ख्याल से थॉर की किसी सोलो मूवी के अंदर जो है कंटिन्यू की जाने वाली है।
तो सच कहूँ तो मैं तो यहाँ पे हरकुलिस को देख के काफ़ी ज़्यादा हाइप के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि हरकुलिस आ गया इसका मतलब कि यहाँ पे एरीज भी आएगा, हरमीज भी आएगा, ज़्यूस भी आएंगे और ज़बरदस्त किस्म की फाइट्स और ज़बरदस्त तरह की एपिकनेस हमें देखने को मिलने वाली है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई नो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि हमें डिस्कस करनी थी। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होंगी, और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन थी इस मूवी के हवाले से, इस एंडिंग के हवाले से या पोस्ट क्रेडिट सीन के हवाले से, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो दूर हो ही गई होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं उसका सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स, नेटफ्लिक्स और दूसरी सीरीज वगैरह के ऊपर बात भी कर रहे होते हैं। साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं अपने चैनल के हवाले से अपडेट्स और न्यूज़ को शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।